नमस्कार दोस्तों, मैं कैप्टन डॉक्टर राजश्री, हेड डिपार्टमेंट ऑफ आईटी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम सुबह से हमारे साथ में बहुत ही एमिनेंट स्पीकर्स को यहाँ पे सुन रहे हैं और उन्होंने जीवन के विभिन्न पहलुओं को यहाँ पे छुआ है। तो अंतिम स्पीकर के रूप में मेरे पास कुछ बताने के लिए रह नहीं जाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके साथ अपने जीवन के कुछ अनुभवों को साझा करूं। आज जिस शीर्षक पे मैं आपके सामने अपने अनुभव साझा कर रही हूं वो है सफलता का सामना और सकारात्मक सोच जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो किस तरीके से है अब मैं आपको बताती हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेरी स्कूली शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर बरेली से हुई। वहां का जो वातावरण मुझको मिला उससे मेरे अंदर नैतिक मूल्यों का समावेश हुआ। बहुत सारी एक्टिविटीज वहां पे सिखाई जाती थी, किस तरीके से हम दूसरों के साथ में समान व्यवहार करें, किस तरीके से हमें जीवन में आगे बढ़ना है, इसके बारे में वहां मुझे सीख मिली। इसके बाद मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय बरेली से अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया, जिसमें मैंने ये देखा कि जीवन की कठिन परिस्थितियों में किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से हम अपने जीवन में इन सभी मूल्यों का समावेश कर करके जीवन की सफलता की तरफ जा सकते हैं। जीवन की सफलता के लिए सभी लोगों के दृष्टिकोण अलग अलग है, लेकिन मुझे ये लगता है कि सभी को जीवन में अच्छा इंसान बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब दूसरे लोग ये समझे कि आपने जीवन में कुछ ऐसा कर दिया है जो आपके लिए उदाहरण पेश करेगा, तभी आप समझिए कि आपने जीवन में कुछ सफलता हासिल की है। करियर बनाने के लिए बहुत लोग बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत सारी डिफरेंट स्टेप्स को बनाते हैं और उन डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करके अपने एक करियर में पहचान बनाते हैं। कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई आईएएस बनता है, कोई पीसीएस बनता है, लेकिन सच्ची सफलता उसी टाइम आप समझिएगा जब एक आप अच्छे इंसान बन पाए और अपने जीवन को एक संतुष्ट की राह पर लेकर के जाएं। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी कठिनाइयां या चुनौती जीवन में आती हैं कि आपको लगता है कि नहीं हम क्या करें, लेकिन आपको जीवन के अनुभव बताते हैं कि उन चुनौतियों का सामना आप किस तरीके से करें। जवाहर नवोदय विद्यालय के बाद अगली पढ़ाई के लिए हम बरेली कॉलेज बरेली की तरफ बढ़े। वहां पर जो मैंने कठिनाई फेस करी उसके बारे में एक छोटा सा अनुभव शेयर करूंगी, क्योंकि मेरी जो स्कूलिंग थी वो हिंदी मीडियम से थी और मुझे साइंस स्ट्रीम के ही सब्जेक्ट्स चाहिए थे। तो जब हमने उसमें एडमिशन लिया तो हमको पता चला कि साइंस की अधिकतर जितनी भी बुक्स थी वो इंग्लिश में थी। तो हमको लगा कि अब तो लगता है जीवन अब आगे बढ़ना मुश्किल है, क्योंकि इंग्लिश उतनी बहुत अच्छी नहीं थी। पढ़ करके समझ जरूर लेते थे, लेकिन बात करने में, अपनी बात रखने में थोड़ी कठिनाई महसूस होती थी दूसरे के सामने। तो ये लगा कि टीचर के सामने किस तरीके से अपनी बात रखें और जो हमारे डाउट्स हैं उनको क्लियर करें। लेकिन एक जो हमने जीवन में निर्णय लिया वो ये लिया कि हम चाहे क्लास में फेल हो जाएंगे लेकिन हम लिखेंगे इंग्लिश में। इसने हमारे जीवन को बदलने का काम किया, क्योंकि मैंने जब अपने एग्जाम्स दिए, भले ही मेरे एग्जाम 60% में मैंने क्लियर किया, लेकिन मुझे बहुत ही विश्वास और अपने आप पे गर्व है कि मैंने जो डिसीजन लिया वो मेरे जीवन के लिए बहुत ही मजबूतता प्रदान की उसने। इस ग्रेजुएशन के ड्यूरेशन में एक जो घटना मेरे जीवन में हुई वो ये हुई कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स में मैंने एडमिशन लिया। नेशनल कैडेट कॉर्प्स को बताने की जरूरत नहीं है, ये पहला बच्चों के लिए यूनिफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट चलाती है। उसमें सारे बच्चों को पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन मुझे मिला, तो मैं इसको एक वरदान की तरह समझती हूँ। क्योंकि यहाँ पर मुझे, जैसे आपको बताना चाहूंगी कि एनसीसी का जो मोटो है वो यूनिटी एंड डिसिप्लिन है। तो किस तरीके से जीवन में आप अनुशासन रखें, और उसने मुझे ये सिखाया कि आप जीवन में चाहे एक कदम भी आगे बढ़ते हैं लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि है। आप कुछ जीवन में करते हैं तो आप सिर्फ समाज के लिए करते हैं, आपका जीवन कुछ भी नहीं है राष्ट्र के आगे। बहुत बार ऐसा लगता होगा लोगों को कि हम राष्ट्र की बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताती हूँ जो मैंने अनुभव से सीखी है कि आप जीवन में अगर कुछ करना चाहते हैं, एक कदम भी आगे बढ़ना चाहते हैं,
तो राष्ट्र को सर्वोपरि रख करके ही अपने जीवन को बहुमूल्य समझने की कोशिश करिएगा। उसके बाद मैं डॉक्टर आर्यमल अवध यूनिवर्सिटी में मैंने एमसीए किया। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो एक नई समस्या मेरे सामने आई, क्योंकि मैंने मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में एडमिशन लिया। उस टाइम सबने मेरे को बोला कि मेरे जो फादर एज ए गाइड के रूप में मुझे डायरेक्शन देते थे जीवन का, तो जब मैंने वहाँ एडमिशन लिया तो मुझे पता चला कि कंप्यूटर का मुझे माउस चलाना तक नहीं आता था। आज हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, हम कुछ कीवर्ड्स ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बॉक्स में डाल देते हैं और आप देखिएगा कि आपका भाषण तैयार हो जाएगा, आपका वीडियो तैयार हो जाएगा, पीपीटी तैयार हो जा रही है। आपको ज्यादा कठिनाइयों का सामना करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमारे एक वक्ता ने बताया ही था कि कोडिंग अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप कोडिंग डाल दीजिए एआई टूल में कि इस तरीके की कोडिंग चाहिए, आपके सामने कोडिंग का उदाहरण प्रस्तुत हो जाएगा। लेकिन जब हम एमसीए कर रहे थे तब परिस्थितियां बिल्कुल ही अलग थी, हमें माउस चलाना तक नहीं आता था। एक माउस को चलाना और एक कर्सर को किस तरीके से कंट्रोल करना, यह हमारे लिए चुनौती के रूप में आया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि हमारे जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने हम लोग को गाइड किया और बार बार जितनी बार भी हमने अपने चीज़ों के बारे में पूछा कि हम किस तरीके से करें, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। उसके बाद मेरी जो जर्नी थी वो राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल पर जाकर के रुकी। जब मैं वहाँ पर पहुँची तो एक नए तरीके का माहौल मेरे को मिला और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आरजीपीवी का एसओआईटी जो विभाग है वो उस टाइम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस था और उसको इतनी ग्रांट मिली हुई थी कि जो भी रिसोर्सेज रहते थे हमारे टीचर्स के लिए, हम अगर कह दें कि हमें आईआईटी के उस प्रोफेसर को सुनना है तो तुरंत मतलब व्यवस्था हो जाती थी। कोई किताब अगर आपको चाहिए, एक जो बहुत अच्छी चीज वहां पर हुई उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि भोपाल में जब आप देखेंगे तो बहुत सारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और वहां पर जो बुक्स हैं वो इतने इजी कॉस्ट में अवेलेबल हैं कि आपको थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड, मतलब आप कोई अगर इस तरीके की डिफरेंस बुक जाकर के देखेंगे जो 4000-5000 रुपए की मिलेगी मार्केट में, वो आपको 100 रुपए 200 रुपए में मिल जाती थी। तो इसका पूरा फायदा हमको मिला। हमने जीवन में ये निर्णय लिया कि हम एक सब्जेक्ट की कम से कम 5 फॉरेन ऑथर की बुक्स पढ़ेंगे। तो इससे फायदा ये हुआ कि हमारा जो नॉलेज का दायरा था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इतना ज़्यादा बढ़ा कि मैंने एमटेक में वहाँ टॉप किया। मेरे 83% मार्क्स आए तो जो सेकंड टॉपर था उसके 73, मतलब 10% का डिफरेंस हुआ, जहाँ पर हम लोग 2-2, 3-3% के लिए आपस में लड़ते हैं। उसके बाद मेरा एमटेक खत्म नहीं हुआ और मुझे एक नई चुनौती मिली और वो चुनौती थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में अपने आगे का जीवन शुरू करना। तो मैं इस विश्वविद्यालय में 2008 के एडवर्टीजमेंट में अपॉइंट हुई और मैंने जनवरी 2009 में इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया और एक नए दिशा की तरफ निकल गए। अभी तक ये था कि मैं अपने जीवन को बनाने की कोशिश कर रही थी, जीवन में कुछ अच्छा करना है इसके बारे में सोच रही थी, लेकिन जब यहाँ पहुंची तो मुझे लगा कि अब मेरा ये समय आया है जब मैं समाज को कुछ दे सकती हूँ। बहुत सारे बच्चों से बात हुई, मैं अपने आईटी डिपार्टमेंट की ही बात करूंगी सबसे पहले कि वहाँ के छात्र छात्राओं से मेरी शुरुआत हुई जब मेरे 19 लोगों का एमएससी आईटी पहला बैच था और 19 स्टूडेंट्स मेरे को मिले। तो मुझे लगा कि अब मेरे को, क्योंकि बच्चों को बनाना है, आपने सुना होगा कि जो कुम्हार होता है वो जिस तरीके से घड़े को बनाता है, इसी तरीके से आपको अपना खुद का कुम्हार बनना पड़ेगा। आपको अपने जीवन को गढ़ना पड़ेगा। आप किसी के लिए वेट मत करिए कि कोई आपको आएगा और इसके बारे में बताएगा। यहाँ पे मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जब भी कभी कोई भी मुश्किल आए, इस मुश्किल को मैं संघर्ष का नाम देती हूँ। उस संघर्ष का सामना आपको बताता है कि किस तरीके से उस संघर्ष से तप करके आप सोने के रूप में सबके सामने आएंगे। तो जैसा कि मैं बता रही थी, 19 लोग का बैच आया और जब मैंने एक एक बच्चे को देखा तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने, जैसे मैंने
संघर्ष किया इंग्लिश में बोलने के लिए, इंग्लिश में समझने के लिए। इवन उनको इंग्लिश में लिखना भी नहीं आता था, तो मैंने उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू करी। और उसके बाद जो बच्चों ने मेरे को मोटिवेट करा कि नहीं आप मैम, दूसरे डिपार्टमेंट के भी स्टूडेंट मेरे पास आते थे गेट की कोचिंग के लिए कि नहीं गेट की प्रिपरेशन मैम आप ही कराइए। तो हम एक्स्ट्रा टाइम में उनके साथ गेट की प्रिपरेशन करते थे, नेट की प्रिपरेशन करते थे, बैंकिंग से रिलेटेड जो करियर थे उसके बारे में भी हम उन लोगों से बात करते थे। तो इस तरीके से बात करने का ये फल निकला कि बहुत सारे बच्चे बैंकिंग में चले गए, कोई टीचिंग सेक्टर में चले गए, कोई इंडस्ट्रीज में चले गए। लेकिन अभी भी आज 15-16 साल होने को जा रहे हैं, लेकिन उनसे उसी तरीके की आत्मीयता बनी हुई है, उसी तरीके से उनसे टच बना है। उसी को मैं अपनी सफलता मानती हूँ। जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब हमारे पास बात ही आती है, मैंने आपको 2 कीवर्ड दिए। पहला कीवर्ड हमारे पास था संघर्ष का सामना, और दूसरा कीवर्ड मैंने सकारात्मक सोच के बारे में रखा। तो हर चीज को पाने के लिए एक स्टेप होता है, एक प्रोसीजर होता है। तो मैंने जो जीवन में अनुभव किया उसके बारे में रखते हुए पहला स्टेप मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहला स्टेप है स्वयं पे भरोसा करना। आपके पास बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब आपको लगेगा कि मेरे सामने तो अंधेरा छा गया, या मैं आगे कुछ कर नहीं सकता, मेरे तो लगता है जीवन का अंत आ गया। आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, आत्महत्या और ये सब आजकल के बच्चे कर लेते हैं। उसको मैं पूरी तरीके से कायरता मैं बोलूंगी, कभी भी इस रास्ते पे न जाना और ना ही अपने पेरेंट्स को और किसी को परेशान करना। आप उस संघर्ष का सामना करने के लिए पहले अपने आप पे स्वयं पे विश्वास रखिए कि आप कर लेंगे। इस पहले स्टेप को करने के लिए आपको करना यह है कि पहले अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके दिमाग में आ जाती है जो आपको लगता है कि नहीं खत्म हो सकती है, तो आप एकांत में बैठ जाइए, चिंतन करिए, अपने आप से कम 10 बार क्वेश्चंस करिए कि किस तरीके से मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ। कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका निवारण ना हो सके। तो इसलिए आप हमेशा पहली चीज यही करिए कि 5 मिनट स्वयं पे विश्वास रख करके 10 मिनट के लिए बिल्कुल एकांतवास में चले जाइए और इसके बारे में बार बार सोचिए। तो इससे होगा ये कि कहीं ना कहीं आपको सलूशन हो सकता है। पहली बार आपको वो सलूशन थोड़ा कम समझ में आए, दूसरी बार आप सटीक किसी निवारण पे पहुंच जाए। दूसरे स्टेप की अब हम बात करते हैं। तो दूसरा स्टेप ये है, लक्ष्य को स्पष्ट रखें। जीवन में बहुत सारे लक्ष्य आपके सामने आएंगे, आपके सामने ऐसी परिस्थितियां भी आएंगी कि आपको लगेगा कि नहीं मैं तो मोटिवेटर ही बन जाता हूं। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी घटना अपने जीवन की बताती हूँ कि जब मैं 12th में थी, तो क्योंकि मुझे यूनिफॉर्म पहनने का बहुत ही जोश था और मैं यूनिफॉर्म किसी भी कीमत पे लेना चाहती थी। तो ये अलग बात है कि मुझे बीएससी में एनसीसी कैडेट कॉर्प्स में जाने का जो हमारी पार्ट टाइम ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मुझे सेवा करने का मौका मिला। लेकिन मेरे अंदर ये था कि नहीं, मुझे आर्मी में जाना है और मुझे एसएसबी के लिए अपने आप को तैयार करना है। तो मैंने एसएसबी के लिए तैयारी भी करी और मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने इलाहाबाद जाकर के एसएसबी दी। वहाँ से मैं स्क्रीन आउट हो गई। जब मैं वहाँ से स्क्रीन आउट हो गई तो मैं जब घर आई, मेरे फादर मदर उन लोगों ने मुझको समझाया कि एक ही लक्ष्य की तरफ जो जा रही हैं आप, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे आपके साथ गलती हुई है। तो मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सोचा और समझा। चिंतन करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची कि मुझे दूसरा भी एक करियर ज़रूर लेना चाहिए। तो मैंने सोचा चलिए मैं साथ ही साथ पुलिस की भी तैयारी करती हूँ। और पुलिस की तैयारी करने का नतीजा ये रहा कि मैं रेडियो ऑफिसर के लिए मेरा जो सिलेक्शन था वो हुआ, जो उसका एग्ज़ाम था मैंने वो क्लियर करा। लेकिन जो मेरी एक कमिटमेंट थी लाइफ के प्रति कि नहीं मुझे कुछ ना कुछ करना है, इस कमिटमेंट ने मुझे 2-3 रास्ते ज़रूर दिखाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो परिस्थितियाँ थी उसने मुझे कहा कि नहीं, आपको शिक्षक के रूप में ही अपना जीवन आगे बढ़ाना है। तो मैं बीबीएयू में आ गई। इसलिए मैंने आपको ये कहा कि आपको अपना जो गोल है वो क्लियर करके रखना पड़ेगा, तभी आप आगे की। जैसे कि सपोज अगर मुझे शिक्षक बनना था तो मैंने नेट की तैयारी शुरू करी और नेट की तैयारी इस तरीके से शुरू करी
कि जैसा मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स मेरे पास आते थे बार बार, तो मैं उनको अपना पूरा सहयोग देती थी। उनके साथ कोई क्वेश्चन ऐसा भी रहता था कि मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो मैं उसके लिए टाइम लेती थी, लेकिन मैं अपने आप को उसी हार्ड वर्क में मैंने झोंक दिया था, उसी संघर्ष में उसका सामना करते हुए अपने आप को निरंतरता के साथ उसमें इंडल्ज कर लिया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि मैं यूजीसी नेट क्वालिफाई हुई। और जब मैंने यहाँ पे अपॉइंटमेंट लिया था उस टाइम पर ये मैंडेटरी था कि यूजीसी नेट क्लियर होना चाहिए, तभी आप शिक्षक बन सकते। पहली पात्रता आपकी तभी मानी जाएगी जब यूजीसी नेट आप क्लियर कर लेंगे। तो वो मेरा क्लियर हुआ। और उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, वो तीसरा पॉइंट ये कि आप विफलता को ही अपना शिक्षक माने। शिक्षक बहुत सारे आपके जीवन में रहते हैं, लेकिन जो आपके साथ गुजर रहा है, जिस कठिनाइयों का सामना आप कर रहे हैं, वो कोई नहीं जानता। जो आपके अंदर कमी है वो आपको नहीं पता है, इसलिए सबसे पहले आपको अपनी जो कमी है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उस कमी को एक्सेप्ट करके ही आप समझ पाएंगे कि हम किस तरीके की नॉलेज या किस तरीके से हम अपने जीवन को दिशा दें। तो विफलताओं को आपको अपना शिक्षक मानना पड़ेगा। फिर चौथा पॉइंट जो है वो मैं ये बताना चाहती हूँ कि धैर्य और निरंतरता जरूर बनाए रखना है। जैसे कि सपोज हो सकता है कि यहाँ पर आप पहली बार मंच पर आए और आप कुछ ना बोल पाए, तो आपको इसके बारे में परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो भी आज स्पीकर्स हैं, अगर आप उनके अनुभव आपने सुने तो आपने ये देखा होगा कि वो लोग मंच पर आए, उन्होंने बताया कि हम नहीं बोल पाते। तो ये एक कॉमन घटना है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप अपने आप को मत सोचिए कि नहीं मेरे साथ ही घटित हो गया है, अब मैं आगे कभी नहीं बोल पाऊंगी। एक स्पीकर ने हमारे बताया कि अभ्यास लगातार करते रहना है। किसी ने बताया कि हम मिरर के सामने बोलते थे। ये अलग बात है कि अलग अलग वेज सबने चूज करे, लेकिन सोच सबकी एक ही थी कि उन्होंने अपनी कमी को जाना और उस कमी के बारे में किस तरीके से उसको दूर करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स करने, उसके लिए आगे कदम बढ़ाया। तो निरंतरता जरूर रखनी है। अगर आप आज नहीं बोल रहे हैं, दोबारा फिर से आप कोशिश करिए, तिबारा फिर से कोशिश करिए, 4 बार फिर से कोशिश करिए। आप देखेंगे कि एक दिन आप अच्छे स्पीकर भी बन जाएंगे और आपके अंदर नॉलेज बनाने की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी। जब आप यहाँ पर आते हैं तो किस तरीके से हम एक दूसरे वाक्यों को जोड़े, कौन से शब्द हम दर्शक के सामने लाएं, किस तरीके से आप संतुलित बना करके सबके सामने बोले, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए धैर्य और निरंतरता बनाना बहुत जरूरी है। फिर मैं लास्ट में बात करूंगी कि आभार व्यक्त करने की। मैंने आपको बताया सबसे पहले कि मैं सरस्वती शिशु मंदिर में से शुरुआत मेरी हुई, वहीं से ये मेरे को सिखाया गया। जब हम लोग खाना खाते थे तो क्या होता था, सरस्वती शिशु मंदिर में सारे बच्चों को बाहर बुला लिया जाता था टिफिन के साथ में। एक बड़ा सा ग्राउंड रहता था, उसमें पट्टियां बनी हुई रहती थी, उसमें सारे क्लास वाइज बच्चे बैठते जाते थे और फिर हम टिफिन अपना अपने सामने रखते थे। उसके बाद हाथ जोड़ करके ईश्वर को प्रार्थना करते थे कि आज का भोजन हम लोगों को दिया, बहुत अच्छा करा, और हमारे इस भोजन का मूल्य तभी समझा जाएगा कि ये जब भोजन हमारे पेट के अंदर जाएगा और समाज के कल्याण के लिए हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तभी इस खाने का कोई मूल्य है। तो इसलिए आभार जरूर व्यक्त करना है। और इस मंच पे रह करके किस किस का आभार व्यक्त करना आप खुद ही अपने आप समझिए। सबसे पहले अपने माता पिता का, जिन्होंने आपको इस जीवन में लेकर के आए, जिन्होंने अपने मूल्य आपके अंदर ले दिए हैं, उनका सबसे पहले। फिर दूसरा नंबर आता है आपके गुरुओं का। पूरी जर्नी में आप देख लीजिए, बिना गुरु के एक कदम आगे बढ़ना मुश्किल है, तो आपको उन गुरुओं का जरूर आभार व्यक्त करना चाहिए। और उसके बाद अपने दोस्तों का जरूर आभार व्यक्त करना है, क्योंकि जो आपको सेफ एनवायरनमेंट देते हैं, जो आपको देख करके खुश होते हैं, आपके कामयाबी पर खुश होते हैं, आपके दुख पर भी आपके साथ में, उनका जरूर एक एक क्षण सांस जो ईश्वर दे रहा है, आप बाहर जा रहे हैं, जो आपका पेड़ पौधे हैं जिससे आपको ऑक्सीजन मिल रही है, आपको पानी मिल रहा है जिस गंगा से और जहां भी आपके जल स्रोत है वहां से, उन सब का आभार व्यक्त करते हुए आप आगे बढ़िए। आप देखिएगा निश्चित आप लोग कामयाबी की ऊंचाइयों को छुएंगे।
तो अंत में अपना अपना वक्तव्य खत्म करने से पहले मैं जो अपनी लाइन यहाँ बोलना चाहती हूँ वो ये है, संघर्ष से तप करके ही सोना कुंदन बनता है, संघर्ष से तप करके ही सोना कुंदन बनता है, सकारात्मक सोच ही जीवन में प्रकाश लाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को इतने ध्यान से सुनने के लिए, और मैं ऑर्गेनाइजर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी।